नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। बोले भारत में आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आर के सिंह साहब। कानून, संविधान और न्याय को लेकर इनकी समझ लाजवाब है। अच्छी किताबों के ये प्रेमी हैं, शेर व शायरी के शौकीन हैं। इनकी लाइब्रेरी काफ़ी शानदार है और इन सब के साथ इनका यकीन मानवता में है, इंसानियत में है। इन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए कुछ समय निकाला है, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। आज हम इनसे सुप्रीम कोर्ट के एक विवादित आदेश पर बात करेंगे। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। जमानत जिस आधार पर दी गई है उससे कई सवाल उठे हैं। इन्हीं सब सवालों पर इनके साथ चर्चा होगी। आर के सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारा पहला सवाल यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत दी है अरविंद केजरीवाल जी को, वो कहाँ तक सही है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो जमानत केजरीवाल साहब को दी गई है, इट हैज़ मोर क्वेश्चंस देन आंसर। ये बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा किया है, बशर्ते कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने का। ये एक बहुत बड़े पेंडोरा बॉक्स को ओपन किया है, जहाँ पे अदालतों में एक अफरा तफरी का माहौल बनेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे कन्फ्यूजन हो रहा है और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हों या फिर लीगल एक्सपर्ट्स हों, उनको एक गले के नीचे ये जजमेंट उतर नहीं रहा है। सर्टेनली आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज द ऑनरेबल जजेस, दैट इज देयर डिस्क्रिशन, बट ये जो एक जेल जाने की प्रक्रिया है, उसके साथ जो बेल है, सर्टेनली बेल आपका राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है, जिस आधार पे आपको जजमेंट आया है ये इलेक्शन कैंपेन के लिए, ये शर्तिया वो कहीं ना कहीं संविधान के उस प्रावधान को समझने में हमारे जैसे वकीलों को मुश्किल हो रही है। अच्छा, आपने इसमें एक अभी वर्ड यूज़ किया है, डिस्क्रिशन। जो डिस्क्रिशन वर्ड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्या किसी भी जज को, मतलब वो ठीक है, वो फैसला देता है, पर फैसला का पैरामीटर जो है वो डिस्क्रिशन होगा या लॉ होगा और संविधान होगा? वो क्या पैरामीटर होगा? क्या वो डिस्क्रिशन के बेसिस पे कोई जजमेंट दे सकता है? समरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। डिस्क्रिशन जो है वो एक जुडिशियल कैपेसिटी है। जजेस के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर हमेशा एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही एम्प्लॉय किए जाएंगे। वो रूटीन में उनका इस्तेमाल, तो वो डिस्क्रिशन नहीं, वो तो फिर आप एक नियम हो जाता है। और जब आप डिस्क्रिशन को रूल ऑफ लॉ या एक गिवन लॉ के साथ कंबाइन करके देखेंगे, तो लॉ वे करता है, डिस्क्रिशन उसके नीचे आएगा। डिस्क्रिशन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए कानून के दायरे से आगे चले जाएं। सिंह साहब, ये किताब है, ये बहुत पहले मैंने मंगाई थी, टॉम बिंघम जी की, द रूल ऑफ लॉ। इसमें इन्होंने एक चैप्टर इसी बेसिस पे लिखा है कि लॉ नॉट डिस्क्रिशन। भाई, मतलब जज तो बनने के लिए एक समझ तो चाहिए ही चाहिए, और जज आप हैं तो आप विवेक का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अगर बिना उसके आप डिसीजन कैसे लेंगे? पर जो फैसले का, आदेश का जो पैरामीटर है वो लॉ होगा, वो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, कानून के बेसिस पे डिसीजन होगा। क्या ये इस मामले में क्या ऐसा लगता है कि प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, कानून को बेसिस बनाया गया, या ऐसे ही एक आदेश निकल गया? किसी और पे बहस हो रही थी बीच में, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप बेल मांगते हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने अंतरिम बेल दे भी दी। कुछ परसेप्शंस ऐसे बने हैं, इसमें कहीं आपकी कोई दो राय गलती नहीं है, और आपकी तरह सोचने वाले इस मुल्क में बहुत लोग हैं जहाँ पे इस ऑर्डर से एक परसेप्शन बना है। तो आई विल बी डिसऑनेस्ट अगर हम बोलें कि नहीं, ऐसा परसेप्शन नहीं बना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये बेल का ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये परसेप्शन बना है कि कानून की अनदेखी हुई है, नियमों की अनदेखी हुई है। एग्जैक्टली नॉट द सेम, लेकिन ये लग रहा है कि, क्योंकि देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें वो जराइम बेस्ड समाज है, क्राइम इन्फेक्टेड सोसाइटी है। तो बेल से वाबस्ता तो ऑन एन एवरेज लोगों का पड़ता है, पर्सनल केस में ना पड़े, दोस्तों के लिए पड़े, रिश्तेदारों में पड़े, हम अखबारों में पढ़ते हैं। तो एक बेल कॉन्साइंस सबके दिमाग में है, बेल का विवेक।
और मोटा मोटी आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी इस मुल्क में पूछेंगे तो वो बता देगा कि किस मसले पे बेल उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको पता है कि अगर मारपीट में चोट ज़्यादा लग जाए तो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में है कि 7 साल में आप चले जाएंगे, सलवा हो जाएगी। तो इस मुल्क में ये इस ऑर्डर के बाद एक परसेप्शन बना है कि कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय डिफॉल्ट और बाय एनी अदर रीजंस जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, हैज बीन गिवन टू अ अक्यूज्ड पॉलिटिशियन। ये आदमी एक एक्यूज्ड पॉलिटिशियन है और स्टबॉर्न है। ये इतना स्टबॉर्न इंसान है कि वो कह रहा है कि अगर कोई प्रोविजन नहीं है हमारे रिजाइन करने का तो हम रिजाइन करेंगे ही नहीं। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। समझ जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ और पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बार बार कहता हूँ, मैं खुद सोचता हूँ, मैं 2-3 दिनों में इस बारे में एक बार जरूर सोच लेता हूँ कि वाइल ग्रांटिंग बेल, ऑनरेबल बेंच को कम से कम इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि ये आदमी कौन है, इसके कंडक्ट प्रीवियस कैसे रहे हैं। नहीं, एक और चीज है कि आपने अरेस्ट किया मार्च में, अप्रैल में लगा नोटिफिकेशन, आपने जमानत दी, अंतरिम जमानत दी मई में, 50 दिन का गैप है। इस 50 दिन में उस आदमी ने आपके यहाँ अपने अरेस्ट को चैलेंज किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ही अद्वितीय परिस्थितियाँ थीं और बहुत ही यूनिक माहौल क्रिएट हो रखा था और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत थी, तो आप 4 दिन 5 दिन बैठ करके आपने क्यों नहीं सुनवाई करके उसके उस प्ली पे डिसीजन लिया कि अरेस्ट लीगल है या इलीगल है। अगर वो डिसीजन ले लेते तो ये क्राइसिस नहीं क्रिएट होती। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। ये बिल्कुल बहुत वाजिब प्रश्न है आपका। ये प्रश्न नहीं है, ये आपकी चिंता है, मैं समझ रहा हूँ। मतलब प्रोसेस फॉलो हो गया होता। बिल्कुल, आपकी अगर चिंता किसी है। भी लीगल उससे अगर आप प्रोसेस को निकाल दीजिएगा, जैसे आपने भाई जजों के अपॉइंटमेंट में ही एमओपी बनाया है ना, तो एमओपी में तो प्रोसेस ही है ना। प्रोसेस, आपने राइट्स तय किए, आपने प्रोसेस बनाया है कि कैसे कैसे जाएगा, तो प्रोसेस का इम्पोर्टेंस है ना। कॉलेजियम का ही फैसला है, कॉलेजियम क्यों नहीं बैठ के सीधे फैसला ले लेती है? तो उसने एक प्रोसेस तैयार किया। तो इसमें भी प्रोसेस फॉलो करने में क्या दिक्कत थी? आप 5 दिन बैठते, आप 7 दिन बैठते, 50 दिन का समय था, आप 10 दिन लगातार बैठते। अगर इतना ही यूनिक मामला था तो आपने प्रोसेस और जो लॉ है उसको आपने क्यों निगलेक्ट किया? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला, हमारी अदालतों के पास, सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालतें हों, एक फिक्स्ड प्रक्रिया है केसों को सुनने का और बहुत डिटेल में मुकदमों को सुना जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं वो मुकदमों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और दोनों पक्षों को समान मौका देते हैं अपनी बात रखने के लिए। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का एक केस का प्रश्न है, इसमें एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना होगा कि एक बहुत यूनिक बेल जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो रहा है। हर दूसरा आदमी अपने अरेस्ट को इलीगल बताने के लिए कोर्ट का दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। तो जो सीआरपीसी में बेल का प्रोविजन है वो तो फ्लॉप कर जाएगा। वो एक बहुत एब्सोल्युटली फंडामेंटल रिलीफ है आपके क्रिमिनल प्रोसेस सिस्टम का। ये साहब जाते हैं सीधा अरेस्ट को चैलेंज करते हैं। आप देखिए, इम्प्यूनिटी देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। आई एम सो सॉरी टू से, जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस मैन। कॉन्फिडेंस ये सीधा अपने बेल को चैलेंज करता है। कॉन्फिडेंस तो इतना है कि संसद के सामने बैठ के बोलता है सब चोर उठाई गिरा है, तो कॉन्फिडेंस तो है। बिल्कुल, ही इज द सेम मैन जो कहता था कि यस आई एम एन अनार्किस्ट। यही थे ना वो कहते। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बिना कॉन्फिडेंस के अनार्किस्ट कैसे संभव नहीं है। ये वहां जाते हैं और इनको विंडफॉल गेन मिल जाता है। हम लोगों ने सुना था गए थे हरिभजन कोटन लगे कपास, ये गए थे किसी और चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में और बेल लेकर के आ गए। हाँ, दोनों का खैर संदर्भ अलग अलग है, लेकिन ठीक है, हाँ, बेल लेके आ गए। बेल लेकर के आ गए, वहां पे गए। और इसका आप नीचे क्या असर देख रहे हैं? बहुत 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 कन्फ्यूजन की स्थिति है। मेरे बहुत सारे मुवक्किल हैं,
आई एम श्योर मेरे बहुत सारे कोलीग्स के मुवक्किल हैं जो अब गाहे बगाहे इस बात का जिक्र कर देते हैं कि उनको तो बेल मिल गया था, तो काहे नहीं आप मेरे अरेस्ट को फिर से चैलेंज करते हैं। तो ये वकीलों के लिए और क्या ये पॉसिबल है कि जब भाई लेयर्स है ना, सब लेयर पे अपने अपने विवेक का इस्तेमाल अगर करने लगें, तो क्या ये पॉसिबल है कि नीचे बैठा एक जज जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी नीचे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप छोड़ दीजिए, वहाँ वो भी अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए वो डिसीजंस ले सकता है? अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी बार बार कह रहे हैं लोअर जुडिशरी के जजेस को कि दे शुड नॉट फेयर इन गिविंग बेल, लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ के जो लोअर जुडिशरी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी बोलिए, लोअर जुडिशरी अच्छी नहीं लगती मुझे, अब नहीं, मैं नहीं कहता, वहाँ पे बेल देने को लेकर के एक बहुत आयरन कर्टन है, एक खौफ है, एक डर है अपने सुपीरियर्स का। उनको लगता है कि अगर बेल दिया और हाई कोर्ट मामला गया, वहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो सोचते हैं कि फिर चलो भाई चले जाइए आप ऊपरी अदालत में बेल लीजिए। आखिर कोई कारण तो है। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं, ही इज़ ट्राइंग टू इवोक द कॉन्फिडेंस ऑफ दीज जजेस कि आप बेल दीजिए। बेल अपने लीगल सिस्टम और पैरामीटर्स के बेसिस पे होगा या बेल जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर पे होगा? बेल 80% लॉ है, 20% डिस्क्रिशन है। आई एम रिपीट कर रहे हैं, 80% इज लॉ, 20% ओनली 20% डिस्क्रिशन, बट दैट डिस्क्रिशन हैज टू बी एक्सरसाइज जुडिशियसली विथ एक्सेप्शन एंड बाय फॉलोइंग नॉर्म्स एंड रूल्स और क्योंकि देखिए पर्सनल विवेक और जुडिशियल विवेक में अंतर है समरेंद्र जी। हमारा जो पर्सनल व्यक्तिगत विवेक है, एक जज के नाते वो जुडिशियल विवेक नहीं हो सकता है। मतलब जुडिशियल विवेक में लॉ और यस, न्यायिक विवेक, न्यायिक कॉन्साइंस, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा, अब इसी में एक दूसरे चीफ मिनिस्टर जो अब खैर रिजाइन कर चुके हैं, उनमें इतना मान सम्मान बचा हुआ था, पद की गरिमा बची हुई थी, उन्होंने अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया और वो भी जमानत मांग रहे हैं। वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अपनी पार्टी के मुखिया हैं, मतलब उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र की हिफाजत की। हाँ, महापर्व चल रहा है, उनको तो नहीं मिल रही जमानत। हाँ, उन टेक्निकल इश्यूज पे कपिल सिब्बल साहब को विड्रॉ करना पड़ा था। इल्ज़ाम लग गया था कि शायद कुछ उन्होंने मटेरियल कंसीलमेंट किया है फैक्ट्स का, लेकिन इससे इतर एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो गया। ये तो टेक्निकल मामला ही नहीं ना, ये तो राइट मामला आ गया ना। नहीं, जैसे जो केजरीवाल साहब को जो जिस बेसिस पे दिया गया, जो वर्ड यूज हुआ था, वो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि वो वर्ड यूज किया उन्होंने, प्रोडिजियस इम्पोर्टेंट। मतलब अद्वितीय महत्वपूर्ण, आप समझ जाइए कि कुछ विलक्षण महत्वपूर्ण जो चीज़ है, और वो जनरल इलेक्शन है। तो उसमें एक और तो नेता घूम रहा है क्या? वो जो प्रोडिजियस इम्पोर्टेंस है वो उसके ऊपर लागू नहीं होता कि वो इन्हीं पे लागू होता है? नहीं, बिल्कुल लागू होता है। मैं तो शुरू में कह रहा था कि इससे एक बहुत अफरा तफरी का माहौल बना है। इस मुल्क में 365 दिन चुनाव होता है या चुनाव की तैयारी होती है। चेन्नई में बैठा हुआ एक अपराधी जेल में अचानक से कहता है कि हमको बेतिया में कोई संगठन का चुनाव लड़ना है। वो आ जाएगा, बोलेगा हमको बेल दीजिए साहब, हमको जाना है वहाँ कैंपेन करने के लिए। अब जहाँ तक झारखंड वाले मुख्यमंत्री एक सीएम का प्रश्न है, ये लगभग अचीव कर लिए थे वो टारगेट, लेकिन हमारे जजेस इतने विजिलेंट हैं कि पिटिशन पे कुछ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स उनको दिख गया। अदरवाइज तो इनको आप कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे या पायरिटी बेसिस पे आप उनको कैसे डिनाई करते? व्हाट इज सो डिफरेंट बिटवीन अ सीएम हु इज ऑलरेडी इन जेल बट इन बेल? तो मतलब ये जो गलती है वो वकील की गलती है, कोर्ट की गलती? ये मैं तो नहीं कह सकता कि वकील की गलती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि शायद आपने कोई कंसीलमेंट किया है या फिर आप उस पर ला नहीं सके। तो सुरेंद्र साहब के जो वकील थे, सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं, ये हमारी गलती है, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया था। जज साहब ने बोला कि फिर तो आप इसको विड्रॉ कीजिए या मैं डिसमिस करूँगा, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो बेचारे छूटते छूटते बच गए, अदरवाइज तो उनको तो भी छूटना चाहिए था कायदे से।
और ये चीज़ें अभी बहुत बढ़ेंगी, मैं आपको बता अच्छा, रहा हूँ। इसमें एक एंगल अभी ये भी आ रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, वो आ रहा है कास्ट। कास्ट आ रहा है, इसमें लॉबी भी आ रही है कि केजरीवाल साहब बहुत दिल्ली में बैठे हैं, ताकतवर लोगों के साथ है उनके पास, उनको उनके अरेस्ट पे जर्मनी अमेरिका सब परेशान होता है। हेमंत सोरेन साहब झारखंड में हैं, आदिवासी हैं, उनके अरेस्ट पे कोई परेशान नहीं होता, कोई वेस्टर्न लॉबी परेशान नहीं होती। तो ये भी आ रहा है कि जो जुडिशरी का जो करेक्टर है वो हमारा जुडिशरी का करेक्टर कास्टिस्ट करेक्टर है, ये भी आ रहा है। ये क्या बैक ऑफ द मतलब कंस्ट्रक्ट तो हर एक का होता है, ह्यूमन का होता है, हमारा आपका भी होता है, जजेस का भी होता है, उसी तरीके से एक सिस्टम का भी कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये आ रहा है कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, ये कास्टिस्ट सिस्टम है, ये भी एक एंगल आ रहा है। क्या मतलब ये एलिगेशंस लग रहे हैं इस मुल्क में ये बहस चल रही है। देखिए, अगर मैं इसको डिनाई करूँगा तो इट्स लाइक रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, वो संभव नहीं है। ये सच बात है कि इस मुल्क में ये बहस चल रही है कि हमारी न्यायपालिका में रोल ऑफ कास्ट जो है that needs to be defined. If not defined, then understood. If not understood, then denied. ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। और जहाँ तक अमेरिका, इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप या बाकी मुल्कों का दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरेस्ट को लेकर के परेशान होना, तो ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि टाइम टू टाइम जो मीडिया में खबरें आती हैं, इनके जो कनेक्शंस हैं, ओवरसीज कनेक्शंस, दैट रिक्वायर्स मच टू बी इन्वेस्टिगेटेड। लाजमी है, क्योंकि ये आप लोगों के द्वारा चलाई गई खबर है, उसका कुछ नहीं, खबर नहीं है, वो तो आधार भी है। आधार भी है। मतलब तो इंडिया के कैपिटल सिटी में, साउथ ईस्ट एशिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी में, एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जिसकी पूरी कैबिनेट कलर्ड है। पूरी कैबिनेट आए दिन किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में खबरों में रहती है, जिसके मुख्यमंत्री जेल में है, रिज़ाइन नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे इतना बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब सुना और लेटर आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंच राइटर फिलोसोफर थे, एसिस्ट भी थे, हिस्टोरियन थे, एलेक्स डी टोकोवेली। तो जब अमेरिका गए वो 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने अमेरिकन सिस्टम को बड़ा ध्यान से देखा और उन्होंने एक कोट कहा था कि इन अमेरिका देयर इज नो पॉलिटिकल क्वेश्चन विच सूनर और लेटर कैन नॉट बिकम अ जुडिशियल क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग कोट। अमेरिका में कोई भी ऐसा राजनीतिक प्रश्न नहीं है जो आज नहीं तो कल वो न्यायिक प्रश्न नहीं बनेगा। तो ये तय बात है। हो सकता है पॉलिटिकल कंपल्शंस हो आपको बर्खास्त नहीं करने का, लेकिन ये जुडिशियल कंपल्शन नहीं है। पॉपुलर मोरालिटी नहीं, ये एड्रेस करना चाहिए। दोनों चीज़ नहीं हो सकती कि वो आदमी चीफ मिनिस्टर बना भी हुआ है और वो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज परफॉर्म भी नहीं कर सकता। दोनों चीज़ नहीं हो सकती। आप ऐसे सोचिए ना। और अगर ये परिस्थिति है तो इसमें जुडिशरी को प्रोएक्टिव होकर इसको रिजॉल्व करने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, एक बात समझिए, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो कभी भी सो मोटो डायरेक्शन पे नहीं जाता है, क्योंकि हमारे जो डिवीजन ऑफ पावर्स हैं वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में सो मोटो कॉग्निजेंस लेता है। ये जो बड़ा यूनिक सिस्टम है, आप नहीं, अभी लिया ना सुबो मोटो। मैं आ रहा हूँ। इनकी जमानत पे लिया ना उसने। मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। आर्टिकल 75 कहता है कि कोई कंपल्शन नहीं। अब 2009-10 में एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुआ था। यूपीए सरकार में जितने भी चार्जशीटेड मंत्री थे उनको बोला गया कि इनको हटाया जाए। बड़ी लंबी फहरिस्त थी यूपीए सरकार में चार्जशीटेड मंत्रियों की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, कानूनी अधिकार हमारा नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। हाँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात सोचिए, कोर्ट ने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नाम की का चीज़ होता है। ये प्रश्न अगर नौकरशाहों पे लागू है तो हुक्मरानों पे क्यों नहीं होगा? बहुत बड़ी बात है सर।
और मैं बार बार कहता हूँ समरेंद्र जी, ओथ ऑफ सीक्रेसी जब आप लेते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को, तो एक संवैधानिक ओथ होता है। उस संवैधानिक ओथ में पता है आप पूरी सरकार की सॉवरेनिटी अपने व्यक्तित्व पे ओढ़ लेते हैं। हाँ, वो आप मैंने वो देखा, बहुत वैलिड आर्गूमेंट है कि जब आप जेल में रहेंगे तो सारी चीज स्क्रूटनी होकर डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, कैसे करेंगे आप? तो कैसे डिसीजन आप लेंगे? आपके इस एक्ट से एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट किडनैप्ड एंड जेल हो चुकी है। उसको आपने पूरी सरकार को कटघरे में नहीं, जंजीरों में जैसे मामला चल रहा था कुछ और, मामला चल रहा था अरेस्ट के लीगलिटी इलीगलिटी पे, कोर्ट ने उसमें खुद ही पूछ लिया कि जमानत अर्जी मूव क्यों नहीं किया आपने, अंतरिम जमानत क्यों नहीं मांग रहे। अब फिर अगले 2 दिन में उन्होंने वो डिसीजन भी दे दिया, खुद ही पूछ करके प्रोएक्टिव अप्रोच लिया। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच ले करके इस मामले पे, चूंकि मामला चल ही रहा है, इसी से जुड़े ना मामले चल रहे हैं, अरेस्ट हो रखा है चीफ मिनिस्टर, उसके गिरफ्तारी वैधानिक है कि नहीं है इस पे सवाल चल रहा है, उसके आपने जमानत पे भी काम कर लिया। तो जब मामला ये सब चल ही रहा है तो इसी में एक छेपक आप, जैसे आपने वो जोड़ दिया वैसे ये भी जोड़ लेते कि भैया ये इस पद पे बने रह सकते हैं कि नहीं बने रह सकते हैं। कोई रोक रहा था उनको इस पे जोड़ने से कि भाई ठीक है हम ये सारी चीज रिजॉल्व करेंगे पर आप इस्तीफा तो दे दीजिए। यही तो मुश्किल है न्यायालयों की। हमारे पास एडवाइजरी कैपेसिटी नहीं है, न्यायालयों के पास एडवाइजरी कैपेसिटी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2-3 पिटिशन फाइल हुए थे, आप याद कीजिए, इनको बर्खास्त करने का। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा ये तो एलजी को देखना है, ये एलजी को तय करना है कि इस कंडीशन में सरकार चल सकती है कि नहीं चल सकती है। अब ये प्रश्न मैं आपके दरवाजे पे छोड़ता हूँ, अगर ये पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है तो फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में या फॉर ऑल टाइम्स टू कम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। अगर मेरी सियासी समझ थोड़ी बहुत है तो मैं समझ सकता था कि 25 मई का इंतजार किया जा रहा था। अच्छा, कि अगर इनको बर्खास्त कर दिया जाता तो 25 मई को जो कल वोटिंग हुई है शायद इनको ये बेनिफिट मिल जाता। ओके, लेकिन 1 जनवरी के 1 जून के बाद किसने रोका है आपको? मतलब देर इज ये अब इससे बेहतर केस क्या होगा? आप ऐसे समझिए पूरी सरकार जेल में है, एक बहुत यूनिक कंडीशन है। इस मुल्क में करप्शन कोई नई बात तो नहीं है, इस मुल्क में अरेस्टिंग भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स की भी अरेस्टिंग तो हुई है ना समरेंद्र जी, पहले भी हुई है। हाँ हुई है, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा मान लीजिए कि सरकारी अफसरान भी यही बात बोले कि नहीं मैं रिजाइन नहीं करूंगा, खैर उनके आपके पास पावर है, आप उनको बर्खास्त कर दीजिएगा। नहीं, पावर तो इसमें भी है बर्खास्त कर देने तो उस वही तो मैं कहना चाह रहा था कि उस पावर का इस्तेमाल कब करेंगे आप? ये कौन सा एक संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसकी आत्मा होती है, अगर वो आत्मा है तो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब ये कि इलेक्शन खत्म होगा तो अभी इसमें कई अध्याय जुड़ने चाहिए। कई एंड आई विल बी एज अ लॉयर, आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन, सॉरी टू से, बिकॉज माय कमिटमेंट इज टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरी कोई श्रद्धा नहीं। ठीक है, हम लोग इस बहस को यहीं रोकते हैं, अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये इवॉल्व होता है। ठीक है, आप आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।